भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जनजातीय विद्रोह या जनजातीय आंदोलन, आदिवासी या जनजाति जिन्हें तथाकथित सुसंस्कृत लोग अभी भी असभ्य मानते हैं और उन्हें अभी भी मुख्य धारा में शामिल नहीं माना जाता है, किंतु आदिवासियों ने अभी तक मानवीय मूल्यों को संजोए रखा है। 1947 से पूर्व और 1947 के बाद में भी आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने हितों के लिए विद्रोह किए, अभी भी कर रहे हैं। हमारा जो विषय है वो 1947 से पूर्व का है। भारत के अनेक हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में संगठित होकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कई छापामार लड़ाइयाँ लड़ी। छापामार मतलब जो छिप के जो संघर्ष किया जाता है, युद्ध किए जाते हैं। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, मराठों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, उनकी वो छापामार पद्धति थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आदिवासियों की जमीन को छीन लिया गया और वही स्थिति अभी भी है। तो आदिवासियों के लिए अंग्रेज भी उतने ही विनाशकारी थी जिस तरह वर्तमान की सरकारें हैं। अंग्रेज उनकी ज़मीन छीनकर उन आदिवासियों को मजदूर बना देते थे और खानों, बागानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए तथा कुलीगिरी करने के लिए विवश करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के आदिवासी आंदोलन अन्य आंदोलनों से इस दृष्टि से भिन्न थे क्योंकि ये अत्यधिक हिंसक और संगठित थे। आदिवासियों की एकजुटता प्रशंसनीय थी। एक आदिवासी दूसरे आदिवासी पर कभी आक्रमण नहीं करता था। आदिवासियों ने अपने को वर्ग के आधार पर संगठित कर संथाल, कोल, मुंडा के रूप में संगठित किया कि ये जो इलाका है वो संथाल है, ये कोल है, ये मुंडा है। इस तरह से और जहाँ जहाँ पे आंदोलन हुए तो उस संगठन के नाम पर ही उस आंदोलन का नाम दे दिया गया। आदिवासी आंदोलन के जो प्रमुख जो हमें कारण मिलते हैं उसमें पहला है कि सरकार ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदार का दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति लागू कर उनकी परंपराओं को कमजोर किया। दूसरा, आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ करवाई गई। तीसरा, आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूह को लादा गया जो बिचौलिए की भूमिका में थे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो है वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर किया गया। ईंधन और पशु चारे के रूप में वन के प्रयोग पर प्रतिबंध तथा
झूम, जिसमें जगह बदल बदल कर खेती की जाती है, और पड़ खेती पर रोक लगा दी गई। इन कारणों ने जनजातियों को, आदिवासियों को, जो मूल निवासी हैं भारत के, उन्हें विद्रोह करने के लिए विवश किया गया। हमें हम मूल निवासी भी कह सकते हैं आदिवासियों को। कुंवर सुरेश सिंह द्वारा आदिवासी आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। उन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, और वो इसे प्रथम चरण को 1795 से 1860, द्वितीय चरण 1860 से 1920 और तृतीय चरण 1920 से 1947 के बीच माना जाता है। विद्रोह का प्रथम चरण अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जो अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों में घुसने तथा वहां सुधार कार्यों की शुरुआत करने के विरुद्ध हुआ। मतलब अंग्रेज कह रहे थे कि हम जो है सुधार चाह रहे हैं। अंग्रेज कहते थे कि हम जो है, हमारे ऊपर एक वाइट्समैन बर्डन है, हम यहाँ सुधार करने के लिए आए हैं। लेकिन आदिवासी इन्हें अपने जो मूल जो अधिकार जो थे, उनकी जो मूल संस्कृति जो थी, उसके विरुद्ध ये मानते थे। इस समय आदिवासियों के आंदोलन का स्वरूप प्राय पहले की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था। इन आंदोलनों का उन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया जिनकी विशेष स्थिति को ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के द्वारा क्षति पहुंची थी। प्रथम चरण के जो आंदोलन है, उसमें पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, राजस्थान के जैसे भील विद्रोह हैं, वो हमें इसमें मिलते हैं। पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में स्थित उन जनजातियों का विद्रोह था जिनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। 1778 में इनके रक्त रंजित संघर्ष से परेशान अंग्रेज सरकार ने समझौता कर उनके क्षेत्र को दामनी कोल क्षेत्र घोषित किया। खोंड विद्रोह, ये लोग खोंड जनजाति के थे और तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक इनका विस्तार था। इन्होंने 1837 से 1856 के बीच ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। इनके विद्रोह का जो प्रमुख कारण था, वो सरकार द्वारा नए कर लगाना, उनके क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश तथा मानव जाति पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना प्रमुख है। खोंड विद्रोह को चक्र बिसाई ने नेतृत्व प्रदान किया। कालांतर में राधा कृष्ण दंडसेन ने भी विद्रोह में हिस्सा लिया और बाद में विद्रोह को जो है वो कुचल दिया गया। कौल विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला। यह विद्रोह 1832 से 1837 तक चलता रहा। इस विद्रोह का मुख्य कारण आदिवासियों की भूमि को उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुसलमान तथा सिख किसानों को दे दिया गया और जिससे विद्रोह भड़क गया। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल आदिवासियों ने सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था।
संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों, साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए इस विद्रोह का सहारा लिया। इस समय गैर आदिवासियों को, जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर उनके साथ ज्यादतियां करते थे, को आदिवासी दिक्कू के नाम से संबोधित करते थे। नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानू ने घोषणा की कि ठाकुर जी ने, मतलब जो भगवान ने नाम दिया, उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लें। सरकार को संथालों के विद्रोह को कुचलने के लिए उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ, विशेषकर जो कानून होता है, वो लगाना पड़ा और इनके विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया गया। सिद्धू अगस्त 1855 तथा कान्हो फरवरी 1856 में पकड़े गए और उनकी हत्या कर दी गई और परिणाम स्वरूप ये विद्रोह समाप्त हो गए। मतलब 1857 के विद्रोह से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ और बड़े पैमाने पर इस विद्रोह में आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया, जबकि अपने हक और हुकूक के लिए ये लड़ाई लड़ी गई। द्वितीय जो चरण है, उस चरण में 1860 से 1920 के मध्य आदिवासियों ने अलगाववादी आंदोलन ही शुरू नहीं किया, बल्कि राष्ट्रवादी तथा किसान आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। मतलब अब वो जो दूसरे जो मूवमेंट जो चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे जो थे, उनमें भी उन्होंने अपनी सक्रियता निभानी प्रारंभ की। इसमें राजस्थान में जो भील विद्रोह हुए, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्रों में गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो संप सभा की स्थापना हुई, ये इस चरण के आंदोलन है। भगत आंदोलन 1913 तक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और उसी कड़ी में जब नवंबर 1913 में मानगढ़ जो आनंदपुरी बांसवाड़ा में स्थित है, वहाँ पर हजारों तादाद में जब भील इकट्ठे हुए, आदिवासी इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों ने गोलियां चलवा दी और जिसमें हजारों आदिवासी शहीद हुए और ये जलियांवाला बाग से बहुत बड़ा हत्याकांड था, मैसेकर था। और अंग्रेज़ों को ये लगा कि यह भील राज्य स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और बाद में इस विद्रोह को कुचल दिया गया और गोविंद गुरु को यहाँ से गुजरात भेज दिया गया। नेकदा आंदोलन, यह मध्य प्रदेश और गुजरात में वनवासी नेकदा आदिवासियों द्वारा चलाया गया। इन आंदोलनकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं के विरुद्ध देवीय शक्तियों से युक्त अपने राजाओं, अपने नेताओं के नेतृत्व में धर्मराज स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और उड़ीसा के मलकागिरी क्षेत्र को भी प्रभावित किया। इस विद्रोह के केंद्र बिंदु चोडवरम का रंपा प्रदेश था। कोया विद्रोह जंगलों में उनके पारंपरिक अधिकारों को समाप्त करने, पुलिस की ज्यादतियों, साहूकारों का शोषण, ताड़ी के उत्पादन पर कर के विरोध में प्रारंभ हुआ और बाद में इसे भी दबा दिया गया। खारवाड़ विद्रोह संथालों के विद्रोह के दमन के बाद 1857 में ये प्रारंभ हुआ और यह विद्रोह भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था के विरुद्ध था। इस तरह जो है ये विद्रोह हुए। इसी कड़ी में
मुंडा जो विद्रोह है वर्तमान में, मुंडा जो जनजाति वो झारखंड में रहती है, वो बड़ा संगठित विद्रोह था। और यह जो द्वितीय चरण है उस चरण में विद्रोह को सम्मिलित करते हैं जो 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। और यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। अपने आप में ये विद्रोह मतलब ये इनकी अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। जो इन पर बंदिशें डाल दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों से मिलके, उनकी विरुद्ध इनका ये स्वतंत्रता संग्राम था। मुंडों की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी या मुंडारी या जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। बिरसा मुंडा को उल गुलान अर्थात महान हलचल और उनके विद्रोह को उल गुलन महाविद्रोह के नाम से जाना गया। 1895 में बिरसा ने अपने को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का वह नेता बन गए। उन्होंने कहा कि दिकुओं जो जिसे वो गैर आदिवासी कहते थे से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता। 1900 के प्रारंभ में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे शहीद हो गए और हमेशा के लिए उनका नाम अमर हो गया। जो तृतीय चरण है वो 1920 के बाद माना जाता है और इस चरण के आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता अब शिक्षित थे। उनमें शिक्षा का प्रसार भी हो गया। इस समय हुए आदिवासी आंदोलन के नेता गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर गैर आदिवासी भी इसके नेता बने, जिसमें से अल्लूरी सीताराम राजू का नाम आता है। इस समय के आंदोलन को जातीय अथवा सांस्कृतिक आंदोलन, सुधार अथवा संस्कृतिकरण आंदोलन, कृषक और वन आधारित आंदोलन तथा राजनीतिक आंदोलन में बांटा जा सकता है। इन आंदोलनों में ताना भगत आंदोलन जो छोटा नागपुर बिहार में प्रारंभ हुआ, यह आंदोलन एक प्रकार से संस्कृतिकरण आंदोलन था। मतलब इसमें जो है कहा गया कि हम आंदोलनों को अब सुसंस्कृत, आदिवासियों को हम अब सुसंस्कृत करें, मतलब उनकी जो मूल चीज़ों से ये हटा रहे थे और नाम दिया हम इन्हें शिक्षित कर रहे हैं, हम संस्कृतिकरण इनका कर रहे हैं। इन आदिवासी आंदोलनकारियों के बीच गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने अपने रचनात्मक कार्यों के साथ घुसपैठ की। 1920 के दशक में ताना भगतों ने कांग्रेस के नेतृत्व में शराब की दुकानों पर धरना देकर सत्याग्रह और प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इस आंदोलन को जतरा भगत, बलराम भगत, देवमनिया भगत जो महिला थी, उन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जतरा भगत आंदोलन लगान की दरों में ऊंची वृद्धि और चौकीदारी कर के विरुद्ध भी आंदोलन किया। इसी तरह चेंचू आंदोलन जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में प्रारंभ हुआ, जिस समय भारत में पूरे भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी समय ये प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व वेंकटपैया ने किया। राजस्थान में भी 1921-22 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो भील विद्रोह हुए, जिसे एक ही आंदोलन का नाम दिया, वो प्रारंभ हुआ। इसी तरह
1922 से 24 के बीच रंपा विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ, उसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। और उन्होंने कहा कि मेरे पास ज्योतिषीय और शारीरिक उपचार की शक्तियां हैं, और बाद में 1924 में सीताराम राजू की हत्याग्रह विद्रोह को कुचल दिया। इसी तरह जब 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी समय वन सत्याग्रह प्रारंभ हुए, और ये वन सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक के गरीब आदिवासी किसानों द्वारा चलाए गए। वन सत्याग्रह के दौरान गंजन कोई जैसे नेताओं ने लगान अदा करने के लिए अभियान चलाया। इस तरह से जो है ये आंदोलन लगातार होते रहे, और इसमें हम सीमांत आदिवासियों के विद्रोह, जो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, उसमें हमें नागा आंदोलन, अहोम विद्रोह, खासी खासी और जो जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच के जो आदिवासी थे, उन्होंने राजा वीर सिंह नेतृत्व में विद्रोह किया। इसी तरह नागा आंदोलन जो शुरुआत रोंगमेई जेदोंगांग ने किया, और इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक सामाजिक एकता को लाना, और जो रीति रिवाज थे जिन्हें अब समय के साथ अच्छा नहीं माना जा रहा था, उन्हें खत्म करना और प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। इसी तरह रानी गैडिनलियू ने आदिवासी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इस तरह हमें देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व आदिवासियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी जो संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपनी जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनकी, उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया, और उन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया, और ये अभी भी जारी है।